हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी क्लासेस विद हिमानी। तो आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपना एक नया चैप्टर लेकर के, वो है संस्कृत में अनुवाद। तो मोस्टली बच्चों को संस्कृत में अनुवाद करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से संस्कृत में अनुवाद करना समझा रही हूँ। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद के कुछ निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार ही हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं, वो देख लीजिए आप कि क्या क्या नियम है। यानी कि इसमें संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे राम पढ़ता है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, यानी राम के लिए सिंगल एक वचन है, इसलिए रामः, और पढ़ता के लिए पठति होता है, क्योंकि राम कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है। प्रस्तुत वाक्य वर्तमान काल का बोध कराता है, यानी पढ़ रहा है या पढ़ता है तो वो वर्तमान काल का बोध कराता है। अतः यहाँ वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले लट लकार की क्रिया के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पठति ही क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा, रामः पठति। इसी प्रकार यदि वाक्य में स्त्रीलिंग यानी रमा, राम की जगह रमा आ जाता है तो रमा पढ़ती होता, तब भी इसका संस्कृत में अनुवाद रमा पठति ही होता। ठीक है, पुल्लिंग के लिए विसर्ग लगाए जाते हैं और स्त्रीलिंग के लिए आ की मात्रा लगाई जाती है। यहाँ पर कर्ता के लिंग पर क्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। आपका पांचवा पॉइंट क्या है, संस्कृत में क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए प्रायः 5 प्रमुख लकारों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप लोगों ने 6 क्लास से लेकर के और 12 क्लास तक उनका अध्ययन किया हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो है लट लकार, लड लकार, लिरट लकार, लोट लकार और बिजली डकार पढ़ा आप लोगों ने सभी ने होगा, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमको कहाँ पे कौन सा रूप लगाना चाहिए। ठीक है, आपने शब्द रूप पढ़े होंगे और शब्द रूप और धातु रूप इन दोनों का ही मिश्रण संस्कृत के अनुवादों में किया जाता है। लट लकार, अब लट लकार का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो लट लकार के लिए इसका प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। हालांकि आपकी बुक्स में, संस्कृत की बुकों में ये चीज़ लिखी होती है, लेकिन आप लोगों इसको याद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इसको ये दिक्कतें आपके सामने ना आए, इसलिए इनको कॉपी पर जरूर लिख लेना चाहिए। लट लकार, इसका प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। और लड लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, लट लकार का भूतकाल की और लट लकार वर्तमान काल, और लिरट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग भविष्य काल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। लोट लकार यानी कि इसका प्रयोग आज्ञा देने अथवा प्रार्थना करने में किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग आज्ञा किसी को देनी है या किसी से प्रार्थना करनी है तो उसमें किया जाता है। बिदिली डकार लकार, इसका प्रयोग संभावना, शर्त तथा परामर्श चाहिए के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। संस्कृत में 7 विभक्तियों तथा 8वां संबोधन होता है। हिंदी के कारक चिन्हों के स्थान पर संस्कृत में इन विभक्तियों का ही प्रयोग होता है। आप लोगों ने हिंदी में कारक चिन्ह पढ़े होंगे, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण मेपे पर संबोधन है अरे परे। तो ये आपके क्या होते हैं, संस्कृत में 7 विभक्तियां तथा 8वां संबोधन होता है। हिंदी के कारक चिन्हों के स्थान पर संस्कृत में जो है इन विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये अब अगला वाला हम जो पार्ट हैं वो हम आपको दूसरी वीडियो में समझाएंगे। तो तब तक के लिए
आपको इसको समझिए अच्छे से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल या पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। साथ में चलिए हम आपको अभी बता देते हैं कि प्रथम पुरुष यानी कि इसकी जो टेबल है वो बहुत ही अच्छी है। आप टेबल को अगर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि इसकी टेबल में क्या होता है, ये कि पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, आपको ये अपने पास में लिख लेना है। यानी इसमें पुरुष आ जाएगा, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सा, तौ, ते, त्वयं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। सा का मीन्स क्या हुआ, वह। और अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग का सा आता है तो हम उसके लिए ये वाला सा लिखेंगे, यानी कि आ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, सा का क्या हो जाएगा, वह। तो मीन्स वे दो, ते मीन्स वे सब, वह दो, वे सब। त्वयं मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दो, यूयम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दो, वयम मीन्स हम सब। इस चीज़ को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, जिससे कि आप सारे रूप आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। धातु रूप इसी तरीके से आपको लगानी है। इस प्रकार संस्कृत में 9 कर्ता होते हैं, 3 प्रथम पुरुष के, 3 मध्यम पुरुष के और 3 उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता निश्चित हैं, अर्थात ये तीनों लिंगों में सदैव एक समान ही रहते हैं। शेष सभी कर्ता प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे बालक, हरि, वृक्ष, हिमालय आदि। अन्य सभी सर्वनाम तथा संज्ञाएं भी प्रथम पुरुष ही होती हैं। नियम 5 के अनुसार संस्कृत में 5 प्रमुख लकारों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक लकार की क्रिया के 9 रूप होते